रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को किसी भी तरीके के भेदभाव से बचाने के लिए यूजीसी ने इसी जनवरी में एक नियमावली लागू कर दी। इस नियमावली का जनरल कैटेगरी के छात्रों और संगठनों ने विरोध किया और सड़कों पर उतर आए। इसके बाद यह मामला पीआईएल की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी, ये देखकर कि हो सकता है कि इस मामले में जो नए नियम हैं उनका दुरुपयोग हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा है और स्टे लगा दिया है। पिछले 3 दिनों से हम लोग पूरा विश्वविद्यालय परिसर सभी बनारस से बंद कर दिए थे, परीक्षा पठन बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक ऐसा कानून, काला कानून था जो छात्रों को आपस में बांट रहा था और विश्वविद्यालय परिसर में जातीय दंगा के बराबर ले गया था। क्योंकि विश्वविद्यालय में सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं, प्रोफेसर सभी कास्ट के थे। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर स्टे फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब तक हमारा मुख्य मांग है कि जिससे पूरी तरीके से रद्द नहीं होगा तो हमारा आंदोलन आगे भी हम लोग आंदोलन किया जाएगा। हमारा जो समाज में जो असमानता फैलाने का प्रयास किया गया था, ये दिग्विजय सिंह के द्वारा जो हेडेड कमेटी थी, जिस तरह से उन्होंने समाज को तोड़ने के लिए इस तरह के नियमों को लागू किया था, हमारी ये लड़ाई उसके खिलाफ थी। न कि हम मोदी को गालियां देने के लिए हम इस तरह का संघर्ष कर रहे थे, न योगी जी को गालियां देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारा संघर्ष था समानता के लिए। सदा से जो सवर्णों को बताया गया क्या ये शोषण किया है, इस शोषण ये हम बताना चाहते थे कि हमने शोषण नहीं किया, हम इस कानून के खिलाफ नहीं थे। इस कानून में जो कुछ कमियां थी, ये हमारे लिए आज जश्न का दिन है, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए उत्सव का दिन है। इसीलिए आप देखेंगे कि 19 मार्च तक के लिए रोक लगा। मार्च में होली है, लेकिन होली अभी मनाया जा रहा है और 19 मार्च को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वे पेश कर दिया। आर्थिक सर्वे दरअसल सरकार का वो लेखा जोखा होता है जो सरकार ने पिछले साल किया और किस तरह से देश की आर्थिक सेहत रही है और आने वाले समय में देश का आर्थिक ग्रोथ क्या रहने वाला है, इस पर बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट आर्थिक सर्वे में पेश की जाती है। सरकार की ये पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2026-27 में जो अनुमानित विकास दर है वो 6.8 से 7.2 के बीच तय की गई है। माना जा रहा है कि इस ग्रोथ रेट पर जो है हम चल पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के इस बार के आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि जो आर्थिक सर्वे में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कहा गया है कि 4% तक महंगाई दर रह सकती है, जिसमें लगभग 2% का इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर आर्थिक सर्वे जो है वो आर्थिक सेहत के बारे में बताता है, पिछले साल की सेहत, आर्थिक सेहत किस तरह की रही है और आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाएगी सरकार जिससे बेहतर सेहत हो सके आर्थिक तौर पर और देश आगे और तरक्की कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आबिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 9 फरवरी से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सरकार 11 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। देखा जाए तो 27 के चुनाव से पहले योगी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। वैसे में इस बजट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। जहां एक तरफ पुरानी योजनाओं के लिए धन का प्रबंध किया जा सकता है, तो वहीं कई नई योजनाओं को शुरू करने के लिए इस बजट में धन की व्यवस्था की जाएगी। जानकारों का कहना है कि चूंकि चुनावी साल है और 27 में चुनाव होना है, तो वैसे में सरकार इस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बारामती में अंतिम विदाई दी गई है। मेरे पीछे आप जो जनसैलाब देख रहे हो, ये हजारों लोग जो है अपने चहीते नेता अजित पवार का अंतिम दर्शन देने के लिए और अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ आए थे। अजित पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था और बारामती में एक सभा के लिए अजित पवार आने वाले थे, लेकिन मुंबई से ये प्लेन उड़ा था सुबह 8:10 पर, लेकिन वो 8:45 बजे बारामती
में आकर क्रैश हो गया। ये खबर सुनते ही बारामती के नागरिक लोगों में काफ़ी सदमे का माहौल था। बहुत ही शॉकिंग, स्तब्ध करने वाला वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से है, क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता जी हमारे साथ कमेटी में हैं। और ये कोइंसिडेंस है कि पिछले महीने हमारी कमेटी जब पुणे गई थी तो हमारी बात हुई थी कि अगले महीने हम बारामती आएंगे, वो बारामती ले जाएंगी, सबको खिलाएंगी पिलाएंगी। इस महीने तो कहाँ हम सोच रहे थे कि सदन के बीच के सत्र में हम बारामती जाएंगे, अचानक ऐसी खबर आना ये झकझोर देने वाला। अजीत पवार जी की हादसा दुखद है, पूरा देश मर्माहत है। जिस कंपनी का है वो मर्माहत है, परिवार तो छोड़ दीजिए, पूरा देश मर्माहत है। काफ़ी मातम का माहौल था, शोक का वातावरण था। इस अंतिम संस्कार में अमित शाह जो गृह मंत्री है वो उपस्थित हुए थे, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के कई मंत्रीगण जो है यहाँ उपस्थित हुए थे। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने अजित पवार के पार्थिव को मुखाग्नि दिया और अजित पवार को अंतिम विदाई दी। अजित पवार ने बारामती में जो विकास किया है वैसे ही विकास महाराष्ट्र में किया है और महाराष्ट्र में के सरकार में तकरीबन 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके अजित पवार आखिरकार हम इस दुनिया को छोड़कर निकल गए हैं। अजित पवार ये महाविकास आघाड़ी के साथ भी सरकार में थे और साथ साथ भाजपा के सरकार में भी साथ थे। अजित पवार के जाने से महाराष्ट्र के राजनीति का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और खासकर बारामती के लोग जो कहते हैं कि अब बारामती का विकास कौन करेगा और बारामती के विकास के लिए अब अजित पवार के बाद कौन आएगा, ये सवाल भी उनके सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 80 साल पुराने मकानों को अब ध्वस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब लाल निशान लगा दिए गए हैं। दरअसल पूरा मामला थाना हाईवे इलाके के और कृष्णा नगर इलाके के बीच गोवर्धन ड्रेनेज का है, जहां पर ड्रेनेज की ज़मीन पर 300 के करीब अवैध रूप से मकान बने हुए हैं। अब उन मकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया गया है। 20 जनवरी को स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग द्वारा मकानों को चिन्हित कर वहां पर नोटिस चस्पा किए गए थे और 7 दिन की मोहलत दी गई थी। उसके बाद जब सिंचाई विभाग और प्रशासन की टीम 7 दिन पूरा होने के बाद कृष्णा नगर इलाके में पहुंची तो लोगों के विरोध का टीम को सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो बिना कार्रवाई के वापस लौटी। स्थानीय लोगों का कहना है कि 80 साल पुराने मकानों को आखिर ध्वस्त कैसे कर दिया जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था कहां पर की गई है। यानी लोगों का कहना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास और मकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये जो मकान हैं वो करीब 300 मकान हैं और ये सिंचाई विभाग की जमीन पर बने हुए हैं, जिन्हें अब चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। लेकिन स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और इन मकानों को क्रॉस के निशान लगाकर चिन्हीकरण किया गया है और स्थानीय लोगों को चेतावनी यानी नोटिस चस्पा कर ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इन मकानों को यहाँ से खाली कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण को हटाना है। अब लोगों में इस कार्रवाई और इस नोटिस चस्पा होने के बाद हड़कंप मचा है। अब देखने वाली बात होगी कि स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कब तक पालन करा पाता है। लेकिन यहाँ के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग यही कह रहे हैं कि आखिर वो 80 साल पुराने मकानों को जब उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे। लेकिन प्रशासन ने उनके पुनर्वास की अभी कोई व्यवस्था नहीं की है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। अयोध्या संभाग के जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनात प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफे में एक और नई कहानी जुड़ती नजर आ रही है। दरअसल शंकराचार्य के मुद्दे पर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा अपने विभाग को सौंप दिया था, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि राज्य कर विभाग को प्रशांत कुमार सिंह का कोई इस्तीफा नहीं मिला है। हालांकि प्रशांत कुमार ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर जो पत्र लिखा था उसमें ये आरोप लगाया गया था कि वे शंकराचार्य के बयान से दुखी हैं। हालांकि देखा जाए तो उनके इस्तीफे के बाद उनके भाई ने ही उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुविधान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
बदरसा के चर्चित गैंग रेप मामले में फैसला आ गया है। पॉक्सो प्रथम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सपा मोहित खान बाइज्जत बरी हो गए हैं, जबकि उसके नौकर राजू खान को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि सपा नेता मोहित खान अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। ये मामला 29 जुलाई 2024 का है, जब एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ था। मामले में सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू खान पर गैंग रेप का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था और प्रशासन ने उसके बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुरो चला था, जिसके बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति नेस्तनाबूद हो गई थी। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद सपा पार्टी ने राहत की सांस ली है। वहीं सपा नेता मोहित खान बरी जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी वो जेल के अंदर ही रहेगा। माना जा रहा है कि उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अभी सुनवाई चल रही है, उस पर फैसला आना बाकी है। हालांकि अभी भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मोहित खान ने अपनी जमानत नहीं ली है। केबी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। अयोध्या के जिला जेल में आज सुरक्षा में बड़ा चूक सामने आया। जिला जेल से 2 कैदी फरार हो गए। पहले ये तनाई में रह रहे उस बैरक को तोड़ा, उसके बाद कंबल की रस्सी बनाकर वो बाउंड्री वाल कूद गए। डीजी जेल ने इसमें बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, वार्डन समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच बैठा दी है। अब मामले की जांच की जाएगी। वहीं बताया गया कि जिस तरह से जेल में 2 कैदी फरार हुए, वो पहले तन्हाई की बैरक तोड़ते हैं, उसके बाद वो बांस की बल्ली और लोहे की सरिया वहाँ पड़ी थी, इसका सहारा लेते हुए कंबल जो वहाँ कैदी ओढ़ते हैं उस कंबल को लिया और कंबल के सहारे रस्सी बनाई और फिर वो बाउंड्री वाल से कूद गए। देखिए, 2 बंदियों की फरारी का प्रकरण सामने आया है कि रात में 2 बंदी फरार हुए हैं यहाँ विशेष सुरक्षा कक्ष से। सुबह मुझे 7 साढ़े 7 बजे मुझे ये सूचना मिली थी कि 2 बंदी नहीं मिल रहे हैं, फरार हो गए हैं। कैसे फरार हुए, क्या उसकी कुछ बता सकते हैं, किस तरीके से? अभी तक तो मुझे बताया गया, जब मैं अंदर जाके देखूंगा, उसमें जांच करूंगा, तभी एग्जैक्टली क्लियर बता पाऊंगा। हालांकि बताया गया कि अब उनको पकड़ने के लिए एसटीएफ के साथ कई टीम लगाई गई है। भागे हुए कैदी पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर और अमेठी के रहने वाले हैं। बताया गया कि एक कैदी जो है वो हत्या के प्रयास में, तो दूसरा कैदी बलात्कार के आरोप में जेल में बंद था और अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केबी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वेट में तैनात कमांडो काजल की हत्या उसके पति ने कर दी। दरअसल आपको पूरी घटना बताते हैं। काजल की शादी जो है वो अंकुर से हुई थी। काजल खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। वहीं उसके पति की बात करें अंकुर की, वो डिफेंस मिनिस्ट्री में एक क्लर्क के पद पर जो है वो काम कर रहा था। आपको बता दें कि इन दोनों की शादी के बाद से ही काजल के परिवार का जो आरोप है कि दहेज को लेकर बार बार काजल को जो है वो अंकुर का यानी ससुराल परिवार जो है वो प्रताड़ित करता था। इससे काजल कई बार जो है वो परेशान होकर अपने परिवार को बताती थी, अपने भाई से कहती थी। पुलिस लेके गया लड़का साथ में, वहाँ हॉस्पिटल में जाने से पहले पुलिस बुला ली थी FIR को। हाँ जी, इनकी लव टू अरेंज थी। 2-3 साल से रिलेशन में थे, कॉलेज में पढ़ते टाइम से। मैंने पहले इसको लड़की को नौकरी लगवाया, कमांडो थी दिल्ली पुलिस में। 2022 में ये नौकरी लगी। 2023 नवंबर में 23 नवंबर को इनकी शादी हुई हमारी रजामंदी से। शादी होने के बाद इनके घर वालों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। गाड़ी नहीं लाई, जबकि हमने 18-20 लाख रुपए लगाए शादी में। होटल में शादी करी इनकी। इसकी सिस्टर, इसका ससुर, सास, देवर, जेठ सब टॉर्चर करते थे, बताती थी लड़की। लेकिन कहा सुनी होने के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेज हो जाती थी। लेकिन अचानक एक दिन अंकुर ने डंबल से जो है वो काजल के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद काजल को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चला। कुछ दिनों के इलाज के बाद काजल ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में FIR दर्ज जो है वो मेरे पीछे मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कर लिया गया है। काजल के परिवार का ये आरोप है कि दहेज को लेकर बार बार काजल को टॉर्चर किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि परिवार का ये भी कहना है कि शादी के बाद हमने काजल को पूरा दहेज दिया था, हमने रॉयल एनफील्ड की एक बुलेट बाइक दी थी और पैसे दिए थे, सोने के गहने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद बार बार काजल को जो है वो उसके ससुराल पक्ष के तरफ से परेशान किया जा रहा था। आपको बताया काजल का भाई जो है वो खुद दिल्ली पुलिस में तैनात है और काजल के भाई के शिकायत पर ये FIR दर्ज की गई है। हालांकि अंकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है, लेकिन
काजल के परिवार का एक और आरोप है कि जो अंकुर के परिवार के सदस्य हैं, चाहे हम अंकुर की मां की बात करें या फिर उनकी बहनों की बात करें, वो भी काजल को लगातार परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी। अब कहीं ना कहीं उसके परिवार के बाकी सदस्यों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा काजल के परिवार की मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बाल्यान के साथ विशाल पांड, दिल्ली। थाईलैंड की रानी चखुनफ्रा सिरनाथा भगवान बुद्ध से जुड़ी तमाम पर्यटन स्थलों के दर्शन और पूजन की यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका यह यात्रा 21 जनवरी को बोध गया से शुरू होकर आज 29 जनवरी को कुशीनगर पहुंचा है। उनके साथ थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री बोर्नवार्न साक भी मौजूद हैं। इन तमाम लोगों ने कुशीनगर के तमाम भगवान बुद्ध से जुड़ी पर्यटन स्थलों का दर्शन किया। आपको बता दूं कि रानी ने भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पे चीवर चढ़ा के विधिवत पूजन अर्चना किया। साथ ही भगवान बुद्ध की जहां अस्थियां रखी गई हैं उस स्थल का भी विधिवत पूजन और अर्चना किया। आपको बता दूं कि रानी के आगमन को लेके उत्तर प्रदेश की प्रशासन के साथ साथ कुशीनगर की भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए थे। थाईलैंड की रानी का अगला पड़ाव लुम्बिनी होगा। लुम्बिनी में जाके उनका यह यात्रा समाप्त हो जाएगा। संतोष, न्यूज स्टेट कुशीनगर। जैसा कि एक्सपर्ट पहले से बता रहे थे कि सोने के दाम 2 लाख के पार पहुंच सकते हैं और आज सोने ने जो छलांग लगाई है उससे लग रहा है कि अब ये जो दूरी है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जी हां, सोने के दाम 1,96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। वहीं चांदी भी पीछे नहीं है। चांदी ने भी जबरदस्त उछाल के साथ अब 4 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। इस वक्त हम बोरीवली ईस्ट में मयूर ज्वेलर्स में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सोने के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, दुकानों से जो ग्राहक हैं वो गायब हो चुके हैं। दुकानदार परेशान हैं जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो खास तौर पर जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे ज्वेलर्स हैं, उन पर ये जो सोने के बढ़ते दाम हैं उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। हमारे साथ राजेश मेहता जी हैं जो कि शॉप के ओनर हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, क्या कारण है सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आगे आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? दाम में ऐसा है कि बाहर ये इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से पूरा ऑल ओवर जिसमें भी मंदी आई है, जैसे कि डॉलर्स में आप देख सकते हैं, जैसे भी हमारे फुटफॉल्स यहाँ पे काफ़ी कस्टमर्स से बंद हो गए, बहुत से कम हो रहे हैं। इस रेट के हिसाब से हमें काफ़ी तकलीफ आ रही है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट बोल सकते हैं, इंटरनेशनल इंडियन में भी बोल सकते हैं कि भाव में वगैरह बहुत उछाल आने से फुटफॉल 100% कम हुआ है हमारा। सर, आज सोने का क्या भाव चल रहा है और चांदी का क्या भाव चल रहा है? आज सोने का भाव चल रहा है आपको 1,82,000 रुपये चल रहा है और जो चांदी का भाव है वो 4 लाख क्रॉस हो गया है, ऑलमोस्ट 4,05,000 के आसपास आ गया है। कह रहे हैं कि 1,96,000 जो है वो करीब पहुंच चुका है, क्योंकि आज 16,000 का उछाल हुआ है 24 कैरेट सोना। ऐसे 100% है। ये जो उछाल जो देख रहे हैं आप, यही बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही हमें उसमें तकलीफें आ रही है और ये भविष्य में और थोड़ा सा अब जाने के चांसेस है। लेट्स सी अभी कितना होता है, क्या होता है, आई वुड डोंट नो। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि सोने का भाव कहाँ जाके रुकेगा? सोने का भाव देखो, प्रिडिक्शन तो कोई दे नहीं सकता है। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में बताया जा रहा है कि सब अप ही बता रहे, तो सब अप के ही रहे। इन्वेस्टर सब लोग ने इन्वेस्ट करके रख दिया है। जैसे कि हम भी अब बहुत जन के कस्टमर्स को बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रख दीजिए, ओवरऑल अप है। लेट्स सी कितना अप जाएगा, वी डोंट नो। बिल्कुल, देखिए तो जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। सोने के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर जो छोटे दुकान हैं वहाँ पर ग्राहक जो है वो ना के बराबर है। ऐसे में बस इंतज़ार हो रहा है कि सोना जो है कहीं ना कहीं स्थिर हो, जो दाम है वो कहीं जाकर रुके, लेकिन फ़िलहाल इस तरह का होता कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो लोग सोने में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उन्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी सोने का जो दाम तेजी से बढ़ रहा है उसके बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्शन जो है वो नहीं किया जा सकता। इसलिए जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा संभल कर निवेश करने की सलाह जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा।
गुजरात एटीएस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन पार किया है, जिसमें मानव तस्करी, जो बच्चों की तस्करी है वो की जा रही थी। कई सालों से ये जो नेटवर्क है उसका भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें एक महिला और 2 इंसान को फिलहाल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है, जो 3,60,000 से 5 लाख की जो मानव तस्करी है वो कर रहे थे। एटीएस गुजरात स्टेट के को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बाल तस्करी कर रही टीम, मतलब पूरी टोली, वो बच्चे को लेकर अहमदाबाद की तरफ आ रही है और वहाँ से वो हैदराबाद जाने वाली है। और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के साथ शेयर की और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सर्वेलेंस रखा था और कल ये पूरी टीम को कार के साथ इनको पकड़ा गया है। और इसमें से 15 दिन पहले का मतलब जन्म लिया हुआ नवजात शिशु भी उसमें उसको पाया गया है। ये जो महिला और एक आरोपी है जो उनका जो तेलंगाना में भी जो हैदराबाद में एक मामला दर्ज है, उनमें भी, और जो अहमदाबाद के 3 जो बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा जो अहमदाबाद का उसको छुड़ाया गया था। फिलहाल तीनों को हिरासत में ले लिया है। उसके साथ कौन कौन जुड़े हैं और ये जो तार है इनके कहाँ तक फैले हुए, जिसको लेके अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अलग अलग जो 3 टीमें हैं वो बनाई है, जिसको लेके जो और आरोपी किसके साथ कौन फंडिंग कर रहा था, कहां से बच्चा तस्करी कर रहा, जिसको लेके जांच है वो शुरू कर दी है। कैमरा मैन खतरे के साथ बलदेव ब्रह्मक सत्य। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।